हेलो स्टूडेंट्स। मैं अपने चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और साथ ही आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा पिछला वीडियो जिसमें मैंने बिहार एसएससी किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 1 के कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया था। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं कुछ और क्वेश्चंस को आपके सामने करने वाला हूं। ये क्वेश्चंस जो आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है, ये भी बिहार एसएससी इंटर स्तरीय किरण पब्लिकेशन का ये सेट प्रैक्टिस 2 के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आइए समय ज़ाया न करते हुए मैं इन प्रश्नों को सॉल्व करता हूं। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि एक 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई गई है, यथा 25-25 और 32-32 आदि। इस प्रकार बनी कोई भी संख्या सदैव किस संख्या से पूर्णतया विभाजित होगी। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 अंकीय संख्या को 2 बार रिपीट करके लिखा गया है और 4 अंक का संख्या यहाँ पे बनाया गया है, जैसे कि 25-25 और 32-32 यहाँ लिखा जा रहा है। तो अगर मैं इसमें से कोई एक एग्जाम्पल्स को यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ 25-25 अगर ले लेता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 अंक से ही 4 अंक का संख्या बनाया गया है। तो अगर मैं यहाँ पे शुरुआत के 2 को अगर मैं x मान लेता हूँ और 5 को y मान लेता हूँ, उसी प्रकार अगले 2 को अगर मैंने 2 को x माना है तो अगले 2 को यहाँ x मानेंगे, और 5 को y माना है तो अगले 5 को भी y मानेंगे। तो यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू के हिसाब से मैं इसको लिखूँगा। प्लेस वैल्यू मतलब कि जैसे आपको पीछे से काउंटिंग किया जाता है, वंस, टेंस, 100, 1000। तो ये शुरू का जो 2 है उसको मैंने x माना है, तो और वो 1000 प्लस पे है, तो इसलिए हो जाएगा यहाँ पे 1000x प्लस आगे जो आपको 5 दिख रहा है उसको मैंने y माना है, तो ये जो है 100 प्लस पे है, तो इसको मैं लिखूँगा 100y प्लस आगे आप देख रहे हैं कि 2 जो है उसको मैंने x माना है और वो जो है 10 प्लस पे है, तो इसको मैं लिखूँगा 10x प्लस अगला जो है 5 वो 1 प्लस पे है, तो इसको मैं लिखूँगा y, क्योंकि 1y लिखेंगे तो 1y को गुना करते हैं आपस में तो y ही होगा, क्योंकि 1 जो है किसी भी संख्या से पहले छुपा रहता है। आगे मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 1000x और 10x ये दोनों जो है सेम वेरिएबल का है, तो इसको मैं आपस में जब जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 1000 1010x प्लस अब y वेरिएबल वाले को एक साथ आप जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 100y प्लस y, ये हो जाएगा 101y। आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों में जो है 101 जो है कॉमन है। अगर मैं दोनों से 101 कॉमन ले लेता हूँ तो इसमें बचेगा x और इसमें बचेगा 101। जब कॉमन आ गया तो यहाँ से केवल क्या बचेगा y, सॉरी x में यहाँ पे आपको 10x बचेगा, क्योंकि ये यहाँ पे 10x का मल्टीपल था। मैं इसको दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं आगे करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों में मैं कॉमन अगर लेता हूँ तो 101 यहाँ पे कॉमन है। देखिए जब 10x में से क्या बचेगा 10x बचेगा, और 101 y में से क्या बचेगा तो केवल y बचेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10x प्लस वाई जो है, इसमें अगर मैं x और y का वैल्यू कुछ भी रख दूँ तो यहाँ पे कोई संख्या बनेगा, लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पे 101 जो है ये हमेशा उसका मल्टीपल में आएगा। इसका मतलब कि वो संख्या जो होगा हमेशा 101 से विभाजित होगा, 101 से सदैव कटेगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि ये 25-25 और 32-32 जो आपको क्वेश्चन में दिया है ये सदैव और सदैव 101 से विभाजित होगा। और 101 जो है यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, 4 नंबर सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या है। ये 101 जो है 3 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल 2 नंबर सवाल में लिख रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया, जो ठीक उत्तर से 150 अधिक था।
तो दी हुई संख्या जो है आपको ज्ञात करना है कि दी हुई संख्या क्या थी। तो आप देखिए कि उसको ज्ञात करने को कहा गया 3/14, लेकिन उसने ज्ञात कर दिया 3/4। तो कितना अधिक या कम हो गया? अगर यहाँ पे अधिक बोल रहा है तो यहाँ पे 3/4 जो है बड़ा वैल्यू होगा, क्योंकि उसने ज्ञात इसी को कर दिया और ज्ञात उसको करना था 3/14। तो अधिक या कमी जो हो रहा है वो इतना के कारण हो रहा है, तो इतना माइनस इतना मैंने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद ये जो अधिक या कमी हो रहा है उससे 150 का जो है अधिकता आ जा रहा है। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँ तो 4 और 14 का जो लसा हो जाएगा यहाँ पे 28 आएगा। 4 से 28 को मैं काटूंगा तो ये 7 बार में कटेगा, 7 या 21 हो जाएगा। माइनस 14 को 28 से काटूँ तो 2 से कटेगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। ये वैल्यू फिर से मैं 150 के बराबर कर देता हूँ। आगे मैंने सॉल्व कर किया तो ये हो जाएगा 15/28। ये वैल्यू बराबर है 150 के। 15 से ये वैल्यू कट जाएगा 10 बार में, तो एक का मान कितना आ जाएगा 280। एक का मान मतलब कि वो संख्या जो था वो 280 ही था। तो इसका मतलब आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, यदि रूट अंडर 4096 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 64 है, तो आपको इसका वैल्यू जो है बताना है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं 4096 ही दिया है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट का अंतर किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अगर मैं इसका वैल्यू लिखता हूँ तो थोड़ा देर के लिए आप मान लीजिए कि पॉइंट नहीं है, तो ये 4096 ही है। 4096 का स्क्वायर रूट दिया हुआ है 64, तो मैं यहाँ पे 64 सबसे पहले लिखूंगा। और यहाँ पे इसमें आप देख रहे होंगे कि 2 अंक के पहले पॉइंट लगा हुआ है, पीछे से 2 अंक के पहले पॉइंट लगा हुआ है। तो यहाँ पे अंडर रूट निकालने के समय 2 अंक के बदले 1 अंक के बदले 1 अंक के पहले ही पॉइंट लगाना पड़ता है। तो 4 के पहले यहाँ पे 6 और 4 के बीच में पॉइंट लग जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसके लिए लिखता हूँ प्लस 4096। अब इस यहाँ पे पॉइंट थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि नहीं है, 4096 ही है ये। तो 4096 का मतलब यहाँ पे मैंने बताया था अभी कि 64। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 अंक के पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे इसमें जो है 2 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा, मतलब कि 4 और 6 मिल 2 अंक तो ऑलरेडी है। अब यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। आगे फिर प्लस करूँगा। फिर यहाँ पे आप अगले में क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 4096 है। पॉइंट को अगर मैं इग्नोर कर दूँ तो 4096 ये भी है। तो यहाँ पे इसके बदले में भी पहले आप 64 लिख लीजिए। और यहाँ पे 6 अंक के पहले अगर पॉइंट है तो यहाँ पे आप 3 अंक के पहले पॉइंट इस बार लगाएंगे, तो 3 अंक अब बना और यहाँ पे पॉइंट आप लगा लीजिए। यहाँ पे आप इसके पहले 0 भी लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं। आगे प्लस, आगे आपको दिख रहा है कि इस क्वेश्चन में 8 अंक के पहले पॉइंट है, और ये अगर पॉइंट मैं थोड़ा देख इग्नोर करके चलूँ तो ये 4096 ये भी है। इसके बदले में मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ 64। और 8 अंक के बदले पॉइंट है, तो स्क्वायर रूट करने के समय 4 अंक के पहले पॉइंट लगेगा। तो 2 अंक ऑलरेडी है, तो 2 अंक ऑलरेडी है, उसके पहले एक 0 लगाने से ये 3 अंक बनेगा, और एक 0 और लगाने से ये 4 अंक बन जाएगा। पॉइंट अब देंगे 0। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो जोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा अंक का जो पहले पॉइंट लगा हुआ है मैं उसको सबसे पहले लिख देता हूँ 0.0064। फिर इसको लिखता हूँ 0.064। फिर इसको लिखता हूँ 0.64। फिर जो बच गया 6.4। अब ये सारे वैल्यू को मैं एक साथ जोड़ लेता हूँ। यहाँ पे 0 0 0 आप लगा सकते हैं, जोड़ने में आपको परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ हो जाएगा जोड़ने पे 4 6 4 10 का 0 कैरी 1 6 4 10 1 11 बचा 1 6 4 10 1 11 फिर से 1 बचा। यहाँ पे 6 में 1 जोड़ेंगे तो आप हो जाएगा 7। ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद 2 अंकों तक ही गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर आपका 7.11। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सरलीकृत करने का के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है, आपको इसका वैल्यू जो है निकालना है। तो आप इस क्वेश्चन में आप देखिए कि यहाँ पे 2 ही नंबर्स का यूज़ किया गया है, एक है 5.71 और एक है 2.79। तो क्यों ना मैं यहाँ पे इसको जो है दोनों को कुछ मान ही लूँ जिससे आपका क्वेश्चन शॉर्ट बन जाए। 5.71 को मैंने ए मान लिया और 2.79 को मैंने बी मान लिया।
अगर मैं इसके आधार पे इस क्वेश्चन में लिखूं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5.71 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। इसका मतलब कि मैंने उसको ए अगर माना है तो ए क्यूब हो जाएगा। और आगे -2.79 को 3 बार इसमें भी लिखा गया, तो -2.79 को मैंने बी माना है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी क्यूब। इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ। आगे है अपॉन, तो अपॉन आप लिख लीजिए नीचे। 5.71 को यहाँ पे आप आगे जब देखेंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, और 5.71 को मैंने माना है अगर ए, ये हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर। आगे फिर आप देख रहे हैं कि प्लस 5.71 मल्टीप्लाई 2.79, तो प्लस 5.71 को मैंने ए माना है तो ए, और 2.7 को मैंने बी माना है तो बी, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी। आगे दिया फिर प्लस 2.7 को यहाँ पे अब 2 बार मल्टीप्लाई किया है, उसको मैंने बी माना है तो बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक फार्मूला यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को ए क्यू माइनस बी क्यू का। यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला अगर मैं लिखूँ तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और नीचे आप देख रहे हैं कि सेम वैल्यू यहाँ पे सेम फार्मूला नीचे भी आपका लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप ये और ये वैल्यू देख रहे हैं कि कट रहा है, तो कटने के बाद आपको क्या बचा, ए माइनस बी। ए का वैल्यू आप यहाँ पुट कर लेंगे 5.71, माइनस बी का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे अगर तो 2.79। यहाँ पे आपको माइनस करना है आपस में दोनों वैल्यू को। तो 11 में से 9 गया तो 2, 11 में से 7 गया तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये जो है गलत हो गया है। 11 में से अगर 7 में घटा लूँ तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। और ये 16 में से 9 गया तो 7 दशमलव, यहाँ पे आपको इसका वैल्यू जो है थोड़ा सा इसमें मिस्टेक कर गया हूँ। यहाँ पे आपको वैल्यू जो है 2.97 नहीं 2.79 यहाँ पे दिया हुआ था। तो आप यहाँ पे घटा लेंगे तो 11 में से 9 गया तो 2, 16 में से 7 गया तो 9, और ये 5 जो है वो 4 बचेगा क्योंकि उसने कैरी दिया था। 4 में से 2 गया तो 2। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 2.92, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा होगा। 4 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 5 नंबर में, दो संख्याओं के मसा और लसा का योग 680 है तथा लसा मसा का 84 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या आपको 56 दी हुई है तो दूसरी संख्या आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो संख्याओं का लसा मसा का योग आपको दिया हुआ है 680, और लसा मसा में रिलेशन क्या दिया है कि लसा मसा का 84 गुना है। तो इस रिलेशन से मैं चलता हूँ कि लसा मसा का 84 गुना है, तो जिससे तुलना हो रहा है आप उसको मानिए कुछ। तो मसा से तुलना हो रहा है तो मसा को मतलब कि मैं एचसीएफ को यहाँ पे मान लेता हूँ, एचसीएफ को मैं मान लेता हूँ एक्स। तो यहाँ पे एलसीएम जो हो जाएगा, एलसीएम जो है उसका 84 गुना है तो 84 एक्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन में शुरू में लाइन में ये भी दिया था कि लसा और मसा दोनों का योग है 680। तो आप देख सकते हैं कि लसा और मसा जो आपको पता है, जब मैं इसका योग कर लूँ एक्स में अगर 84 एक्स को जोड़ लूँ तो ये हो जाएगा 85 एक्स, और यही 85 एक्स का वैल्यू आपको बराबर हो जाएगा 680 के। तो जब मैं इसको काट लेता हूँ आपस में तो 85 और 680 को जब आप काटते हैं तो ये कट जाएगा 8 बार में। इसका मतलब कि आपको x का वैल्यू आ गया 8, x का वैल्यू 8 आया। तो इसका मतलब कि x मैंने माना था HCF को, तो HCF आपको पता चल गया कि ये 8 है। उसी प्रकार सबसे पहले आप LCM निकाल लीजिए। LCM को मैंने 84x अगर माना हुआ है तो 84 एक्स में अगर माना हुआ है तो 84 मल्टीप्लाई एक्स का वैल्यू है 8। तो इसको आप गुना कर भी सकते नहीं भी कर सकते, क्योंकि इसमें और आगे भी आप क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो उसमें आगे आपको हल करना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन में आगे लिखा जा रहा है यदि उनमें से एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या बताना है। तो आपको मैं बता दूं कि इसका एक फार्मूला होता है LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू फर्स्ट फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे LCM का वैल्यू आपको दिया हुआ है वो पुट कर लीजिए। 84 गुने 8 गुने HCF का वैल्यू है 8 बराबर फर्स्ट संख्या आपको एक संख्या दिया हुआ है 56, दूसरी संख्या आपको सेकंड संख्या बताना है। ये हो जाएगा सेकंड संख्या के लिए मैंने S लिख दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 8 से 56 कट रहा है, 8 7 56 7 बार में, 7 से 84 कट रहा है यहाँ पे आपको 12 बार में। तो यहाँ पे बच रहा है आपको 12 और 8 को मल्टीप्लाई कराना होगा। तो S बराबर हो जाएगा 12 और 8 को गुना करेंगे अगर तो 12 8 96, मतलब दूसरी संख्या आपको निकल के आ गया 96। मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल 6 नंबर। आप देख सकते हैं कि एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है और संख्याओं के बीच अंतर आपको दिया हुआ है 29। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए कि वो संख्या जो है, दोनों संख्या बताना है आपको कि वो संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक संख्या का 25%, इसका मतलब कि एक संख्या को मैंने अगर x मान लिया तो उसका 25% का मतलब 25/100। इसका आप फ्रैक्शन वैल्यू भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। तो यह जो है वो बराबर है किसके, तो दूसरी संख्या को मैंने अगर y माना तो उसके 30% के बराबर है, तो 30/100 हो जाएगा। और उससे वो 7 अधिक भी है, मतलब अधिक है, इसका मतलब हो जाएगा +7 आपको इसमें करना पड़ेगा। अगर आप इसको काट लेते हैं तो देखिए 25 से कट जाएगा 100 4 बार में, और 30 और 100 का आप आपस में अगर काटेंगे तो 30 का ये 0 और 100 का ये एक 0 कट जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं क्या कि x/4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3y/10 बराबर +7। अगर आप x/y को एक तरफ लाते हैं तो ये हो जाएगा x/4 माइनस 3y/10 इज इक्वल टू 7। इसको मैं अगर आगे सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे, तो इसमें अगर मैं यहाँ पे इसका एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 20। तो 4 5 20, तो 5x हो जाएगा माइनस 10 दूना 20, तो 3 दूना 6y हो जाएगा इज इक्वल टू 7। आगे आप सॉल्व करेंगे इसको, आगे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 20 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 140। तो ये आपका हो जाएगा एक इक्वेशन। दूसरा लाइन में आपको यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में लिखा है दूसरा लाइन में कि संख्याओं के बीच का अंतर 29 है। तो संख्याओं के बीच का अंतर यहाँ पे x माइनस वाई आप लिख सकते हैं 29। इन दोनों को आप अगर सॉल्व करते हैं तो आपको दोनों संख्या यहाँ पे बताना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई एक संख्या को आपको यहाँ पे काटने के लिए बराबर होना चाहिए। अब जैसे मैं y को अगर बराबर कर दूँ तो इस पूरे में आपको 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं 6 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 29 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 छक 54 का 4 बचा 5, 6 दूना 12 5 17। इसको आप आगे अगर सॉल्व करते हैं तो इसको घटाने पर आपको यहाँ पे साइन जब बदलिएगा तो घटाने पर साइन बदल जाएगा, 6x हो जाएगा -6x, -6y हो जाएगा ये प्लस, और माइनस प्लस 174 हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में और इस वाले इक्वेशन में आप अगर देखते हैं तो यहाँ पे -6y ऊपर वाले इक्वेशन में है और नीचे वाले इक्वेशन में 6y जो है प्लस में है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे इसको सॉल्व करने पर आप देख रहे हैं कि 5x माइनस 6y हो जाएगा -x इज इक्वल टू 140 में से 174 आप अगर घटाते हैं तो ये बचेगा 34। ये बचेगा 34, लेकिन माइनस में बचेगा, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल कर सकते हैं आप, तो x बराबर हो जाएगा 34। x बराबर जब 34 है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आप दूसरे संख्या को ना भी निकालेंगे फिर भी आपका आंसर अभी आ चुका है। तो दोनों संख्या को आपको निकालना है। एक संख्या अगर 34 आ गया तो ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि कोई एक ही ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है 34, जो आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। इसका मतलब कि एक संख्या अगर 34 होगा तो दूसरी संख्या स्वाभाविक है कि 5 ही होगा, इसलिए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपको 7 नंबर यहाँ दिख रहा होगा कि पानी का एक ड्रम 3/4 भरा हुआ है। जब इसमें से 9 लीटर पानी निकाला जाता है तो यह 1/2 भरा रह जाता है, तो ड्रम की क्षमता कितनी होगी। तो जैसा क्वेश्चन में कहा गया कि एक ड्रम 3/4 भरा हुआ है, तो 3/4 आप लिख लीजिए। इसमें से 9 लीटर पानी अगर निकाल दिया गया तो ये अब कितना रह गया, अब 1/2। तो आप फ्रैक्शन वाले वैल्यू को इधर ले आइए, क्योंकि ये 9 लीटर दिया हुआ था आपको। फ्रैक्शन वाले वैल्यू को अगर इधर लाते तो 3/4 माइनस 1/2 ये बराबर हो जाएगा 9 लीटर के। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं 3/4 माइनस 1/2 को जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आपको आ जाएगा 1/4 बराबर 9 लीटर।
तो टोटल एक का वैल्यू आपको हो जाएगा 36 लीटर, मतलब कि उस ड्रम का जो क्षमता था वो एक का वैल्यू है, एक का वैल्यू ही बताता है कि वो ड्रम का क्षमता कितना है, तो कितना है 36 लीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 36। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक हॉल के फर्श की लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है, जिस पर वर्गाकार टाइल्स लगाए जाने हैं। यदि टाइल की कम से कम संख्या का उपयोग किया जाना है तो प्रत्येक वर्गाकार टाइल्स की लंबाई कितनी होगी। तो दोस्तों आप यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। कह रहा है कि एक फर्श है जो आयताकार शेप का है, उसके लंबाई दिए हुआ है आपको 16 मीटर और उसकी चौड़ाई दिया हुआ है 12 मीटर, और उसी आयताकार फर्श पे आपको वर्गाकार टाइल्स कुछ लगाए जाने हैं और कम से कम संख्या का उपयोग करके उस टाइल्स को जो है उस वर्गाकार टाइल्स की सहायता से पूरे हॉल को उपयोग किया जाना है, पूरे हॉल्स में वो वर्गाकार टाइल्स को उपयोग किया जाना है। तो प्रत्येक वर्गाकार टाइल्स की आपसे यहाँ पे लंबाई पूछी जा रही है दोस्तों। तो आप यहाँ देखिए कि हॉल का जो लंबाई है आपको दिया हुआ है लेंथ यहाँ पे 16 मीटर और ब्रेथ इसका दिया हुआ है कितना 12 मीटर। तो कम से कम संख्या का उपयोग अगर किया जाना है दोस्तों, तो यहाँ पे आप वर्गाकार टाइल्स की लंबाई निकालने के लिए इसका आप HCF निकालेंगे। HCF जब निकालते हैं तो इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 16 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आप करते हैं तो इसको 2 करेंगे, क्योंकि 2 दूना 4, 2 दूना 16 हो जाएगा। फिर देखिए 2 दूना 4 तिहाई 12, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी हो गया। HCF निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे आप दोनों में कॉमन नंबर्स को चुनते हैं। तो कॉमन नंबर यहाँ देखिए, यहाँ पे ये दोनों 2 हो जाएगा और ये दोनों आपस में कॉमन हो जाएंगे, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं बचा। अब यहाँ पे इसका जब आप HCF निकालते हैं तो HCF इसका कितना हो जाएगा, तो एक बार 2 कॉमन है और एक बार और 2 कॉमन है, तो ये दोनों आपको 2 से जब 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 दूना 4। इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 मीटर। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं दोस्तों अगले। सबसे पहले दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सुधार लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे आप 9/3 जो दिख रहे हैं यहाँ पे आपको ये 9/5 हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अब हम इस क्वेश्चन को सरल करते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड मास से संबंधित है और आप लोग बखूबी जानते होंगे कि बोर्ड मास जो है उसको हम लोग BODMAS लिखते हैं, जिसमें यहाँ पे B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A फॉर ऐड और S फॉर सब्ट्रैक्ट। मतलब कि आप इसको सीक्वेंस वाइज जो है बोर्ड मास लगाकर इसका यूज कर सकते हैं और सवाल को कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे दोस्तों कि सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्रैकेट का काम करना है। जो ब्रैकेट आपको यहाँ पे इस एरिया में दिख रहा है, लेकिन ब्रैकेट से पहले आप यहाँ पे ये डिवाइड का काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 3/4, और डिवाइड को जैसे ही आप गुना में लिखते हैं तो डिवाइड के बाद 5/12 जो है ये आपस में रेसिप्रोकल हो जाते हैं, मतलब कि 5/12 को हम लोग लिखेंगे 12/5। उसके बाद है -1/3 और मल्टीप्लाई 9/5। उसके बाद ब्रैकेट में दोस्तों, ब्रैकेट में भी सेम काम होगा, क्योंकि यहाँ पे भी डिवाइड है तो 2/3 को 2/3 लिख लीजिए। डिवाइड को जैसे ही आप गुना में लिखते हैं तो 1/3 जो है रेसिप्रोकल होकर के 3/1 हो जाएगा। उसके बाद -1 लिख लीजिए। अब यहाँ पे जो आपको कटने वाला वो काट सकते हैं। देखिए ब्रैकेट के अंदर में 3 और ये 3 आपस में कट जाएंगे और 4 से ये 12 जो है 4 3 जा 12 कट जाएंगे आपस में। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आप जब कीजिएगा 3 3 जा 9/5 बन जाएगा, और माइनस ये आप देखिए 3 से ये 3 जो है यहाँ पे भी कट रहा था, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे आप जब गुना करते हैं तो ये 3/5 बचेंगे। और ब्रैकेट में आप देखिए यहाँ पे दोस्तों 2 - 1 बच रहा है, तो जिसका वैल्यू हो जाएगा 1। इसको जब आप सॉल्व करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे ये फ्रेश में आप सबसे पहले लिख लेंगे 9/5 - 3/5। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 5 इसका LCM हो जाएगा 9 - 3, यहाँ पे ऊपर बचेगा तो 9 में से 3 जाएगा तो 6/5। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 6/5। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है एक विद्यालय के विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष है और 12 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष है। सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों की संपूर्ण समूह की औसत आयु 7 वर्ष हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, आपको ये बताया जाना है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको एलिगेशन लगेगा। एलिगेशन से सबसे पहले, एलिगेशन में होता क्या है कि आपको अगर एक चीज़ का
कोई डाटा दे दिया है और वही सेम डाटा दूसरे चीज़ का दे दिया है, और सेम डाटा ही दोनों के बारे में अगर कह रहा है कि वो कुल इतना है, अगर ये है तो उसमें आपको एलिगेशन लगाना पड़ेगा। तो सबसे आप पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे कि विद्यार्थियों की औसत आयु भी आपको दी रखी है और शिक्षकों की औसत आयु भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, और संपूर्ण जो है विद्यालय का, इसका मतलब सभी शिक्षकों और सभी विद्यार्थियों के समूह की औसत आयु भी आपको दिए हुए है 7 वर्ष। तो उसी प्रकार आपको यहाँ पे एलिगेशन लगाना है। तो एलिगेशन में सबसे पहले देखिए विद्यार्थियों का औसत आयु 6 वर्ष लिखा है, तो विद्यार्थी के लिए आप एस फॉर स्टूडेंट्स लिख लीजिए, और टीचर्स के लिए, शिक्षकों के लिए टी फॉर टीचर्स लिख लीजिए। विद्यार्थियों की औसत आयु यहाँ पे आपको 6 वर्ष दिया है, और शिक्षकों की औसत आयु यहाँ पे आपको 40 वर्ष दिया है। मैं यहाँ पे औसत यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ये औसत आयु का ही डाटा दिया है। अब आप आगे देख रहे हैं कि संपूर्ण समूह की औसत आयु आपको 7 वर्ष दी हुई है, तो एलिगेशन में इसको आपको दोनों के बीच में रखना है। अब एलिगेशन में जब आप इसको एक दूसरे से जब घटाएंगे तो इसका जो रेशियो आएगा, वो रेशियो जो है, वो अनुपात जो है, वो संख्या का डाटा बताएगा। तो आप इसको क्रॉस जो है आप इसको सब्ट्रैक्ट करके इसका संख्या का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप जब इसको आप घटाते हैं, 40 में से 7 अगर घटाते हैं तो ये बन जाएगा 33, और 7 में से 6 जब घटाते हैं, 7 में से 6 जब घटाते हैं तो ये हो जाएगा 1। इसका मतलब दोस्तों कि स्टूडेंट्स और टीचर्स के संख्या का अनुपात आ गया 33:1। अब क्वेश्चन में आगे दोस्तों दिया हुआ है कि आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको शिक्षकों की संख्या इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दिए हुआ है। तो शिक्षकों की संख्या कितनी है 12, और अनुपात में शिक्षकों की संख्या कितनी है 1। तो इसी 1 का वैल्यू आपको दे दिया है संख्या में 12, मतलब कि 1 का 12 जो है 12 ही गुना होता है। तो 12 गुना अगर यहाँ पे हो रहा है दोस्तों, तो आपको 12 गुना दोस्तों यहाँ पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात में सेम डिवाइड और मल्टीप्लाई चलता है। तो यहाँ पे आप देखिए 12 को जब 33 से गुना करते हैं तो 12 तिया 36 का 6 बचा 3, 12 तिया 36, 3 39। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स का जो संख्या आया दोस्तों, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 396। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों कि दिया गया है कि ए की आय की 10% है बराबर बी की आय के 15% के, और वो बराबर है ये भी सी की आय के 20% के। तो यदि उनकी कुल आय का कुल योग 7800 रुपया हो तो बी की आय कितनी होगी, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आप लोग जो है इस डाटा को एक साथ सबसे पहले लिख लीजिए। कह रहा है क्वेश्चन में ए की आय का 10% मतलब कि 10/100 बराबर है बी की आय का 15%, 15/100। फिर ये बराबर है दोस्तों आपको सी की आय के 20% की, तो सी की आय के 20% 20/100 होगा। अब देख रहे हैं कि तीनों जो है आपस में इक्वल है, और तीनों में ये 100 जो है आपस में कट जाएंगे, और ऊपर आप जो देख रहे हैं कि 10, 15 और 20 है, ये भी आपस में 5 से कट जाएंगे। तो 5 से आप जब 10 को काटिएगा तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20। अब आप इसका फाइनली देख रहे हैं कि ये जो है इसको फ्रेश में लिख लीजिएगा, तो 2a = हो जाएगा 3b = हो जाएगा 4c। ठीक है। अब आप यहाँ पे इस तीनों का रेशियो जब निकालेंगे a अनुपात b अनुपात c, तो इसका अनुपात जो है आप निकालने के लिए एक इसमें ट्रिक होता है दोस्तों, वो ट्रिक आप लोग गौर से समझिए। अब आपको जैसे ए का सबसे पहले लिखना है यहाँ पे अनुपात में, तो ए का आप सबसे पहले ए को इग्नोर करके चलिए, और बी और सी का जो कोफिशिएंट है उसको आप गुना करा लीजिए। तो बी का कोफिशिएंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 है और सी का कोफिशिएंट 4 है, तो 3 चौक कितना होता है दोस्तों, 3 चौका 12 अनुपात। अब आपको बी का लिखना है, तो बी के थोड़ा देर के लिए इग्नोर करिए, ए और सी के कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। ए का कोफिशिएंट है यहाँ पे 2 और सी का कोफिशिएंट है यहाँ पे 4, 2 चौका 8 अनुपात। दोस्तों अब आपको सी का लिखना है, तो सी को थोड़ा देर के लिए इग्नोर कीजिए, और ए और बी का कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। ए का कोफिशिएंट 2 है और बी का कोफिशिएंट 3 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 तिया 6 हो जाएगा। अब ये वैल्यू जो है आप देख रहे हैं कि दोस्तों कटने वाला है 2 से अगर आप काटिएगा तो 6:4:3 आ जाएगा। तो दोस्तों आप कह रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में आ गए कि कुल आय जो है 7800 आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे रेशियो में कुल आय आप देख रहे हैं 6, 4, 10, 3, इसको जब जोड़ते हैं तो 6, 4, 10, 3, 13। तो दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 13 अनुपात में टोटल है, लेकिन रियल में दोस्तों आप इसी को
7800 यहाँ पे आपको दिया हुआ है इसका वैल्यू। तो एक का वैल्यू दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, 13 से जब आप 7800 काटते हैं तो 13 छक 78, मतलब कि एक का वैल्यू हो जाएगा आपको 600 रुपया। लेकिन दोस्तों आपको सवाल में लास्ट में कह रहा है कि बी की आय आपको बताना है। तो बी की आय आपको यहाँ देख रहे हैं कि ए और बी और सी का रेशियो क्या आया है, 6:4:4, 4:3। तो बी का यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बी का है यहाँ पे अनुपात में 4, तो 4 का मान आपको यहाँ पे निकालना होगा। तो ए का वैल्यू अगर 600 है तो 4 का वैल्यू 4 गुने 600 करना पड़ेगा। तो 4 गुने 600 आप करते हैं तो 6 छक 24, मतलब कि 2400 रुपया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। बस बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक घड़ी 144 रुपये में बेची गई, यदि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना था, ये बताना है दोस्तों आपको। तो दोस्तों ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, इसमें आपको यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में मानना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए कि घड़ी का विक्रय मूल्य जो है कितना रुपए में बेची गई है, 144। तो विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस दोस्तों आपको इस यहाँ पे दिए हुआ है घड़ी का 144 रुपया, ठीक है। और क्वेश्चन में आप जब आगे पढ़िएगा तो यहाँ पे लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब दोस्तों यहाँ पे जो क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य जो है वो प्रॉफिट के बराबर है। इसका मतलब दोनों का संख्यात्मक जब मान जब बराबर है तो इसको आप कुछ मान लेंगे, आपका जो भी मान ABCD XYZ जो भी मानिए। यहाँ पे मैं इसको x मान लेता हूँ दोस्तों, इसको मैं x मान लिया। तो आप फार्मूला यहाँ पे CP का भी लगा सकते हैं और SP का, जो प्रॉफिट से रिलेटेड होना चाहिए। तो आप जब फार्मूला यहाँ पे मान लीजिए मैं SP का लगा देता हूँ। SP इज इक्वल टू, हम लोग को पता है कि CP मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, इसको आप ब्रैकेट में रख लेंगे। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए। SP का मान आपको दोस्तों दिए हुए सवाल में ही 144, तो SP के नीचे 144 लिख लीजिए। CP आप जो है यहाँ पे जो माने हैं आप वैल्यू उसका लिखिए। CP आप माने हैं x, तो x लिखाएगा, मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट कितना है x अपॉन 100। इसको दोस्तों जब आप आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये एक द्विघात समीकरण का फॉर्म पे ये लिखाएगा, मतलब कि ये बन जाएगा आपको x स्क्वायर प्लस 100x, और 100 में जब 144 से आप मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 14400 बनेगा। और ये इक्वेशन के जब दूसरी तरफ जाएगा दोस्तों तो ये 14000 माइनस 14400 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आप अगर तोड़ते हैं दोस्तों तो इसका आपको x का मान आ जाएगा -180 और एक मान आ जाएगा आपको 80। तो दोस्तों आप देख रहे हैं क्रय मूल्य जो है -180 तो हो नहीं सकता, इसीलिए आप पॉजिटिव नंबर को ही वरीयता दीजिएगा। इसलिए क्रय मूल्य जो है आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80 रुपया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है अब क्वेश्चन नंबर 13, 68,000 रुपये को A, B और C में अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले आप इस अनुपात को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ लेंगे। अनुपात में आपको दिया हुआ A अनुपात B अनुपात C का जो है मान दिया हुआ है आपको 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16। दोस्तों यहाँ पे आपको अनुपात में अगर आप एक लाइन में इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी इसमें कुछ कंसेप्ट और ट्रिक छुपा हुआ है दोस्तों, जो मैं आपको बताता हूँ। फिर उसी तरह आपको ये करना है कि A का आपको निकालना है तो A को सबसे पहले आप इग्नोर करेंगे, लेकिन A के ऊपर जो लिखा हुआ है A का रेशियो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 1/2 है। इसमें सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इग्नोर तो इसको करना है, लेकिन इसके ऊपर जो है अंश में जो लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है 1, उससे आपको मल्टीप्लाई बाद में करना होगा। तो आप A को थोड़ा देर के लिए इग्नोर कीजिए और यहाँ पे देखिए B और C के हर में 4 और 16 लिखा हुआ है। तो इसको आप जब गुना करते हैं तो 16 चौका 64 और A के अंश के ऊपर जो है अगर आपको A का लिखना है तो A के अंश के को भी गुना करना पड़ेगा। तो आप यहाँ देखिए 16 चौका 64, 64 में जब A के अंश का जो 1 है उसको आप जब गुना करते हैं तो 64 को 1 से गुना कीजिएगा तो 64 ही होगा। तो 64 आप यहाँ पे लिख लेंगे। 64 अनुपात
अब देखिए दोस्तों, जिस प्रकार मैंने ए का निकाला है उसी प्रकार आपको बी का भी निकालना होगा। तो बी को थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, इसको इग्नोर कर लीजिए, लेकिन आपको बी के ऊपर जो आपको दिख रहा है ये एक, मतलब कि इसके न्यूमरेटर में जो है एक, वो आपको बाद में गुना करना पड़ेगा। ऐसे गुना करने पे दोस्तों फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर दूसरा कोई नंबर रहता यहाँ पे आपको गुना कराना पड़ता। तो अब देखिए कि एक बी के जगह पे आपको बी के पोजीशन पे लिखना है, तो आप ए और सी के डिनोमिनेटर को लिखेंगे, गुना करेंगे। तो 2 और 16 को जब गुना करेंगे दोस्तों, तो 16 दूना 32, तो 32 आ गया। और बी के ऊपर जो है न्यूमरेटर में एक, तो 32 से कहीं 32 ही ये रहेगा, अनुपात सी। उसी तरह आप सी का भी करेंगे, तो सी को इग्नोर करेंगे, लेकिन सी का जो ये 5 है आपको न्यूमरेटर में ये आपको गुना करना पड़ेगा। तो सी का निकालने के लिए दोस्तों ए और बी के डिनोमिनेटर को गुना करेंगे, मतलब 2 चौका 8 और 8, और ये सी का जो 5 है ये भी गुना हो जाएगा, तो 8 पंचे 40। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये तीनों नंबर जो है 8 से कट रहा है, तो ये हो जाएगा 8 8 64, 8 चौका 32 और 8 पंचे 40। दोस्तों आप कह रहे हैं कि छोटे और बड़े भाग के बीच का अंतर कितना होगा। तो आप दोस्तों ये देख रहे हैं यहाँ पे कि टोटल रुपया आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 68,000 रुपया, और अनुपात में आप जब टोटल यहाँ रेशियो में निकालेंगे तो टोटल कुल योग इसका कितना हो जाएगा, 8 4 12 5 17, 8 4 12 5 17, मतलब कि 17 का जो है वैल्यू आपको दे दिया हुआ है कितना, तो 68,000 रुपया, 68,000 रुपया। अब दोस्तों देखिए एक का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 17 से जब 68,000 को काटते हैं आप, तो इसका वैल्यू आ जाएगा दोस्तों कितना, तो दोस्तों इसका वैल्यू आपको आ जाएगा, जब इसको आप काटते हैं दोस्तों तो ये आ जाएगा 17 चौका 68, इसका वैल्यू आ जाएगा दोस्तों आपको 17 चौका 68, मतलब कि 4,000 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सबसे बड़े सबसे छोटे भागों के बीच का अंतर। आप रेशियो में देखिए सबसे बड़ा भाग आप देखिएगा तो ये 8 है, और सबसे छोटा भाग है ये 4, मतलब 8 4 के बीच का अंतर आप देखिए कि अनुपात में है, 8 4 के बीच का अंतर 4, तो 4 का यहाँ पे आपको दोस्तों वैल्यू निकालना है। एक का वैल्यू अगर दोस्तों 4,000 है, तो 4 का वैल्यू 4,000 को 4 से गुना करना पड़ेगा, इसका मतलब 4 चौका 16, मतलब कि 16,000 रुपया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर जो अर्धवार्षिक आधार पर दे 6% वार्षिक की नामांकित दर से मेल खाती है होगी। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में आपको अर्धवार्षिक रूप से पूछा जा रहा है कि 6% वार्षिक की नामांकित दर से जो मेल खाती है, अर्धवार्षिक रूप से ब्याज जो होगा वो प्रतिशत में कितना मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग को बता दूं, अर्धवार्षिक में हम लोग जानते हैं कि एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो अर्धवार्षिक होने के लिए आपको 6 महीने पे ब्याज देना पड़ेगा या ब्याज लगेगा। तो 6 महीना करके अगर आप एक साल में देते हैं तो आपको 2 टाइम्स जो है ब्याज देना पड़ेगा या ब्याज लगेगा। तो यहाँ पे आपको 6% वार्षिक दर दे रखा है, और दर जो है यहाँ पे आपको वार्षिक दिया है एक साल में 6%। तो दोस्तों आप एक साल में अगर 6% देते हैं, एक साल में अगर 6% देते हैं, तो आप बताइए कि 6 महीने में आपको कितना देना पड़ेगा। तो दोस्तों 6 माह में आपको यहाँ पे ये 6 माह में आपको दोस्तों देना पड़ेगा 3%। तो ये 6 माह का अवधि जो है एक साल में 2 बार आएगा, इसलिए आपको दोस्तों 3% का जो है आपको 2 बार ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो 3% का दोस्तों आप जब इसमें ब्याज देते हैं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 3% पहले वर्ष, फिर 3% दूसरे वर्ष, प्लस 3 गुने 3/100। तो दोस्तों आप जब इसको गुना करते हैं, इसको जब सॉल्व करते हैं, तो 3 3 6 प्लस 3 तिहाई 9, तो 9 को आप जब इस 100 से भाग देंगे दोस्तों तो 0.09 आ जाएगा। जब इसको आप प्लस करते हैं तो 6.09% आ जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर
₹1 है तो वह धनराशि है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको अंतर दिए हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का ₹1, लेकिन वह धनराशि जो है 4% वार्षिक दर आपको दिया हुआ है, आपको इसमें 4%, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दर प्रतिशत, रेट प्रतिशत जो है दिया हुआ है आपको 4%, और समय जो है दोस्तों इसमें आपको दिया हुआ है समय आपको दिया हुआ है 2 ईयर्स, 2 साल, और चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर आपको दिया हुआ है दोस्तों 1 साल। दोस्तों मैं इसमें बता दूँ आपको कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर का एक सबसे आसान एक फार्मूला होता है जो 2 साल के लिए ही है। इस क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए आपको इसका फार्मूला लिखना पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है दोस्तों मूलधन गुने रेट प्रतिशत अपॉन 100 टू दी पावर 2 ईयर्स। अंतर आपको दोस्तों दिया हुआ 1, तो अंतर के नीचे आप 1 रखेंगे इज इक्वल टू प्रिंसिपल आपको निकालना है। रेट आपको दोस्तों दिया हुआ 4 अपॉन 100 टू दी पावर 2। जब आप दोस्तों इसको काटते हैं तो अंदर में आपको ये कट जाएगा 25 चौका 100 और 4 इकाई 4। दोस्तों जब आप इसको आगे सॉल्व करते हैं तो P इंटू 1 अपॉन 625 हो जाएगा, 625 हो जाएगा। दोस्तों जब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर P इज इक्वल टू आ जाएगा 625 रुपया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 625। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक पंखे का सूची मूल्य 1500 रुपये है और सूची मूल्य पर 20% की कटौती की जाती है। किसी ग्राहक को कितनी अतिरिक्त कटौती दी जाता है कि उसका शुद्ध मूल्य 1104 रुपये पर आ जाए। तो दोस्तों आपको सूची मूल्य मतलब यहाँ पे मैं बता दूं कि अंकित मूल्य, वह मूल्य जो दुकानदार किसी वस्तु पे अंकित करता है या उसका सूची चढ़ाता है, उसी को हम लोग जो है अंकित मूल्य बोलते हैं, सूची मूल्य बोलते हैं। तो सूची मूल्य दोस्तों आपको यहाँ पे दिया हुआ 1500 रुपया, और सूची उसी 1500 पे मतलब 20% का कटौती किया मतलब कि अगले को जो है 20% का वो छूट दिया, बटा दिया। और कह रहा है कि बाद में एक और अतिरिक्त छूट दी गई। वही अतिरिक्त छूट दोस्तों आपको बताना है कि वो अतिरिक्त छूट कितना प्रतिशत दिया गया कि उसको फाइनली वो 1104 रुपये में बेच दिया। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1500 रुपया जो है उसका सूची मूल्य था। इस पर 20% दोस्तों जब आप बट्टा निकालेंगे, 20% जब इसका डिस्काउंट करेंगे दोस्तों, तो 1500 का 20% मैं बता दूं दोस्तों, 1500 का 20% अगर आप निकालते हैं, 20% बराबर होता है 20/100, तो 0 से 0 कट गया दोस्तों। तो यहाँ पे 15 दूना 30 मतलब कि 300, मतलब 300 रुपये का छूट दिया। तो 300 रुपये का छूट दिया 1500 पे, तो वो उसको बेचा है 1200 पे। ठीक है दोस्तों। अब इस पर और कितना छूट दिया जाए कि उसको फाइनली कितना में बेचा गया है, 1104 रुपये में। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 1200 दाम अभी था पहला छूट देने पे, और उसको फाइनली बेचा गया 1104 में। तो छूट वापस कितना का दिया है, तो अब जब आप इसको घटाते हैं तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 0 गया 9, और ये बन जाएगा 11 में से 11 गया, तो ये बन गया 96। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप अतिरिक्त छूट प्रतिशत, डिस्काउंट प्रतिशत जब आप निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 96 का छूट दिया, कितना से दिया, तो 1200 पहले था उससे दिया, अपॉन 1200 गुने 100%। जब इसको दोस्तों जब सॉल्व करते हैं तो 0000 कट जाएगा और 12×8 = 96 हो जाएगा। मतलब दोस्तों इस क्वेश्चन का 12×8 = 96, मतलब कि क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 8%, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 17 नंबर। क्वेश्चन में लिख रहा है क्या कि ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसे 6 दिन में, तथा सी और ए मिलकर उसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने समय में पूरा होगा। दोस्तों ये समय और काम का चैप्टर है। इसमें लिखा जा रहा है ए और बी मिलकर के दोस्तों इसमें कर रहा है कितना दिन में, ए और बी मिलकर के 8 दिन में काम को कर रहे हैं। उसी प्रकार बी और सी जो है वो मिल करके कर रहे हैं 6 दिन में, सी और ए मिल करके कर रहे हैं दोस्तों 10 दिन में। तो दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुल काम निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। दोस्तों आप देख रहे हैं कि टोटल वर्क यहाँ पे आप जब निकालेंगे तो टोटल वर्क इन तीनों के दिनों का जो है आपको
लसा लेना पड़ेगा। तो दोस्तों 8, 6 और 10 का जब आप लसा लेते हैं, 8, 6 और 10 का जब आप लसा लेते हैं तो लसा इसका दोस्तों कितना आएगा, 120। 120 लसा आ जाएगा। 120 जब आप लसा लेते हैं दोस्तों, तो इसमें आप देखिए कि अगर ए और बी मिल करके 8 दिन में 120 काम करता है, तो वो एक दिन में 8 से जब इसको भाग देंगे, ये हो जाएगा 15। मतलब ए और बी मिल करके एक दिन में 15 काम करते हैं, मतलब कि 8 का 15 गुना है 120। उसी प्रकार 6 का 120 20 गुना हो गया, 10 का 120 10 गुना हो गया। दोस्तों आप एलसीएम को यहाँ पे कम भी ले सकते थे, क्योंकि ये जो है एलसीएम इसमें कम से भी आता। ठीक है, देखिए 10 का यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखिए मैं कुछ मिस्टेक कर दिया हूँ। आप यहाँ पे 10 गुना नहीं, यहाँ पे 10 गुना नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे 10 को अगर मैं 12 से गुना कर दूँ तभी आएगा 120। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वे तीनों एक साथ अगर मिल जाए तो काम को कितने दिन में या कितने समय में पूरा किया जा सकता है। तो तीनों अगर काम में मिल जाए दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि तीनों में आप जब आप तीनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा काम का क्षमता, तीनों अगर मिल जाए तो 5 2 7 और 1 2 3 और 1 4, मतलब 47। तो दोस्तों आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे ए जो है और बी और सी तीनों में आपको 2 बार दिख रहे हैं दोस्तों। तो तीनों के काम का क्षमता जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, तीनों के काम का क्षमता जो है यहाँ पे 2 बार सब है इंक्लूड। 47 काम को सब जो है 2 बार मिल के करेंगे। तो दोस्तों आपको ए प्लस बी प्लस सी का ही पूछा जा रहा है कि कितने दिन में ये काम कर सकते हैं। तो इसका क्षमता सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे 47/2 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 120 काम को जब ये 47/2 के क्षमता से करेंगे, तो 47 जो है दोस्तों 47/2, तो बट्टे का 2 आपको ऊपर पलट के चला जाएगा। ठीक है, तो अब जब इसको गुना करते हैं तो 240/47 हो जाएगा, 240/47। ठीक है, तो दोस्तों जब इसको आप आगे सॉल्व करते हैं, तो आप इसको आगे दोस्तों सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है दोस्तों देख सकते हैं। जब आप इसको नहीं काट पाएंगे अगर, तो यहाँ आपको अपॉन में 47 जो है ये आपका रहेगा ही। और ऐसा क्वेश्चन, ऐसा ऑप्शन आपको दोस्तों दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3, मतलब कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5/5/47 दिन, मतलब ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया और उन्हें कुल मिलाकर 800 रुपये मजदूरी प्राप्त हुई। पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है, तो लड़के की दैनिक मजदूरी कितने रुपए हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कह रहा है एक पुरुष और एक लड़का मिल करके 5 दिन काम किया और उन्हें कुल मिलाकर 800 रुपये की मजदूरी जो है प्राप्त हुआ। दोनों को जो है मिला करके 800 रुपये मिला है और पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए पुरुष, इसे पुरुष मान लेता हूँ, एल से लड़का मान लेता हूँ। और इसका काम का जो क्षमता दिया हुआ दोस्तों, क्षमता का अनुपात आपको दोस्तों इस यहाँ पे दिया हुआ है इसका, कि पुरुष लड़के के अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है। तो लड़का अगर 1 होगा तो पुरुष जो है 3 गुना अधिक कार्यकुशल होगा, तो मतलब पुरुष जो होगा 3 होगा, मतलब इसके क्षमता का अनुपात पुरुष और लड़के का 3:1 हो गया। दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर एक काम 5 दिन में किया है, एक काम 5 दिन में किया है। तो मिल करके यहाँ पे सबसे पहले आप कुल काम निकालेंगे। कुल काम निकालने की यहाँ टोटल वर्क अगर आप निकालते हैं तो इसका दोनों मिलकर काम किया है, तो दोनों का कुल क्षमता कितना हो गया 4 का। 4 के क्षमता से अगर वह 5 दिन काम किया तो काम कितना किया दोस्तों 20 काम किया। तो दोस्तों 20 काम जब ये कर लिया दोस्तों, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी है। तो लड़के की दैनिक मजदूरी आप निकालने के लिए आप देखिए कि 20 काम अगर किया है तो इसको काम के हिसाब से मजदूरी मिलेगा। तो 20 का वैल्यू दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 800, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आप जब काट लेंगे तो ये हो जाएगा 40 रुपया। तो क्वेश्चन में आगे पूछा क्या जा रहा है, आप ये देखिए क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी है। तो लड़के की दैनिक मजदूरी लड़के की क्षमता के अनुसार मिलेगा। लड़का जितना काम किया होगा, जितने क्षमते से काम किया होगा उसके अनुसार मिलेगा। तो लड़का का आप देख सकते हो दोस्तों कि इसका क्षमता था 1 का, और 1 का वैल्यू मैं खुद यहाँ पे निकाल चुका हुआ हूँ। इसका मतलब लड़के को जो है उस 800 में से 40 रुपये ही
सिर्फ मिलेगा। मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 19 नंबर। 19 नंबर में कहा रहा है दोस्तों कि एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है और दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी के 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिए अगर जाएं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो दोस्तों ये पाइप टंकी का क्वेश्चन है। इसमें एक पाइप जो है वो भरने वाला दिया हुआ है और एक पाइप जो है वो खाली करने वाला दिया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, आप अगर एक पाइप जो है, मान लेता हूँ मैं, एक पाइप, फर्स्ट पाइप हो गया, ये हो गया दूसरा पाइप। तो पहला पाइप कह रहा है दोस्तों कि 8 घंटे में ये भर सकता है, तो मैं इसको डिनोट कर देता हूँ प्लस से। प्लस ये बताता है कि वो पानी जो है भर रहा है, वो नल जो है पानी भर रहा है। दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। तो 5 घंटे में खाली कर सकता है, इसका मतलब कि 5 पे मैं माइनस दे देता हूँ और माइनस इंडिकेट करता है कि यह जो नल है वो खाली करने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप टंकी का टोटल कैपेसिटी निकाल लीजिए कि टोटल कैपेसिटी जो है उस टंकी कितना है। तो मैं इन दोनों का लसा जब लेता हूँ, 8 5 का लसा कितना आ जाएगा दोस्तों, 40। 8 से जब इसको मैं भाग देता हूँ, मतलब कि पहला टंकी अगर 8 घंटे में 40 भर देता होगा तो 1 घंटे में वो 5 भरता होगा, तभी जा कर के 8 5 40 होगा दोस्तों। दूसरा टंकी 5 घंटे में खाली कर देता है, तो हर 1 घंटे कितना खाली करता होगा दोस्तों, 40 के हिसाब से। तो हर 1 घंटे में दोस्तों वो 8 खाली करता होगा। ठीक है, तो ये 5 भरता है और ये 8 खाली करता है। पहला टंकी 5 भरता होगा और दूसरा टंकी 8 खाली कर देता होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, यदि टंकी का 3/4 भाग भरा हुआ हो। अब 40 में से 3/4 भाग भरा हुआ है, तो 3/4 भाग का मतलब कितना भरा हुआ है दोस्तों, तो 4 से मैं इसको काट लेता हूँ तो हो जाएगा 30। तो टंकी का ये 30 जो है भाग भरा हुआ है। अब दोस्तों मैं ये बता दूं कि अब कह रहा है क्वेश्चन में आगे कि दोनों पाइप एक साथ जब खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। टंकी को खाली करना है। अब जब टंकी को दोस्तों खाली करना है तो यही 30 भाग जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 30 भाग भरा हुआ था, तो पानी खाली होने के लिए यही 30 भाग को खाली करना पड़ेगा। तो इस 30 भाग को खाली करने के लिए दोस्तों जब इस दोनों को चला दूँ मैं अगर, तो दोस्तों ये खाली ही कर रहा है। पहला टंकी 5 सिर्फ भर रहा है, दूसरा टंकी 8 खाली कर रहा है। इसका मतलब कि ये टंकी 3 खाली ही हो रहा है। तो 3 खाली अगर कर रहा है तो इस 30 भरे हुए को खाली करने में उसको समय दोस्तों कितना लग जाएगा, तो समय दोस्तों लग जाएगा 30 भरे हुए को अगर 3 के हिसाब से खाली करता है तो दोस्तों इसको समय लग जाएगा टोटल कितना, 10 घंटे का समय लग जाएगा। तो 10 घंटा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों इस क्वेश्चन का कि निकिता ने 30 kg गेहूँ 9.5 रुपये प्रति किलोग्राम, 40 किलो गेहूँ 8.5 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदा और उन्हें आपस में मिला लिया। मिश्रण को उसने 8 रुपये 90 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से बेच दिया। तो सौदे में उसका लाभ या हानि कितने रुपए की हुई, आपको ये बताना है। दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं कि 30 kg गेहूं को जो है सबसे पहले वो ख़रीदा है 9.5 रुपया में। तो टोटल कॉस्ट प्राइस जब आप दोस्तों निकालते हैं, क्योंकि ये ख़रीदा जा रहा है 30 kg गेहूँ जो है 9.5 रुपये के हिसाब से ख़रीदा है और 40 किलो गेहूँ जो है वो 8.5 रुपये के हिसाब से ख़रीदा है। तो टोटल यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो 30 के हिसाब से अगर वो 30 kg जो है 9.5 रुपये के हिसाब से ख़रीदा है, तो 9.5 का वैल्यू आप फ्रैक्शन वैल्यू आप अगर करते हैं तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो है कितना हो जाएगा दोस्तों, 19/2 प्लस। फिर आगे करा है कि एक दूसरे किस्म का जो गेहूँ था वो 40 kg ख़रीदा है और 8.5 रुपये के हिसाब से ख़रीदा है दोस्तों। तो 40 kg अगर 8.5 रुपये के हिसाब से ख़रीदा तो टोटल इसका क्रय मूल्य कितना पड़ गया दोस्तों। तो 8.5 का जब आप फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं तो 17/2 हो जाएगा दोस्तों। आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 से 40 को काटते हैं 20 बार में कटेगा, 2 से 30 को काटते हैं तो 15 बार में कटेगा। 15 को 19 से गुना कीजिए, 19 × 5 = 95 का 5 बचा 9, 19 से 19 और 9 28, 285 आ जाएगा। प्लस 20 को 17 से गुना करते हैं, 17 दूना 34 मतलब 340 आ जाएगा दोस्तों। जब आप इसको जोड़ते हैं तो आप इसको जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 8 4 12 का 2 बचा 1, 3 2 5 1 6, 625 रुपये आ जाएगा दोस्तों।
625 आएगा। तो 625 इसका टोटल ग्रामुल हो गया। अब कह रहा है दोस्तों कि इसको आपस में मिला दिया गया है, मतलब कि 30 किलो का गेहूं को और 40 किलो गेहूं को आपस में मिला दिया, तो कुल गेहूं का संख्या यहाँ पे हो गया, कुल गेहूं का क्वांटिटी यहाँ पे हो गया दोस्तों 70 केजी। अभी 70 केजी को वो क्या कर रहा है, ये 70 केजी को वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। 70 केजी को जब बेच रहा है तो कितने के भाव से बेच रहा है, 8 रुपये 90 पैसे के हिसाब से बेच रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे यहाँ पे जब आप लोग विक्रयमूल्य निकालेंगे तो इस 70 केजी को बेच रहा है वो 8 रुपये 90 पैसे के हिसाब से। 8 रुपये 90 पैसे को जब आप यहाँ पे गुना करते हैं इससे, तो पॉइंट अगर हटाइएगा दोस्तों तो नीचे में 100 आएगा। 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल होगा, ये 0 और ये 0 कट जाएगा। तो 7 को जब 89 से गुना करते हैं तो 9 7 63 का 3 बचा 6, 8 7 56, 56 और 6 हो जाएगा दोस्तों 62, मतलब कि 623 रुपया में वो इस 70 किलो गेहूं को बेच दिया। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन में अंतिम लाइन में पूछा जा रहा है कि सौदे में उसका लाभ हानि आपको कितनी होगी ये बताना है। तो आप देखिए खरीदा था वो 625 रुपये में और बेच दिया 623 रुपये में। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर वो 625 रुपये में खरीद लिया और 623 रुपये में बेच दिया, तो ख़रीदा है ज़्यादा में, बेच दिया है कम में, मतलब कि यहाँ पे 2 रुपये कम में बेच दिया है। मतलब दोस्तों यहाँ पे 2 रुपये की उसको क्या होगी, 2 रुपये की हानि होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक विक्रेता ने 2 टीवी सेटों में से प्रत्येक को 7400 रुपये में बेचा। एक पर उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे पर 10% की हानि हुई। तो कुल सौदे में विक्रेता को कितना लाभ या हानि हुई, दोस्तों आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप ये देख रहे हैं क्वेश्चन में कि एक विक्रेता ने 2 टीवी सेटों में से प्रत्येक को 7400 रुपये में बेचा है। मतलब कि 2 टीवी सेट थे, एक को 7400 रुपये में बेचा और दूसरे को भी 7400 रुपये में बेचा। तो मतलब यहाँ पे दोनों का विक्रय मूल्य आपको सेम ही दिया हुआ है। लेकिन जब एक को बेचा तो उसको 10% का लाभ हो गया और दूसरे को जब बेचा 7400 रुपये में, तो वो जो है 10% का उस पर हानि उसको मिला। तो कुल सौदे में बताना दोस्तों आपको कि लाभ हानि कितने प्रतिशत की हुई। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 100% सबसे पहले था पहले टीवी का मूल्य और 10% लाभ पे बेच दिया दोस्तों। तो 10 इसमें अगर जोड़ देते हैं 100 में तो 110 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरे टीवी का भी सबसे पहले दाम जो है 100% रहा होगा और उसको जो है 10% की हानि बेच दिया तो 90 में बेच दिया। अब यहाँ पे इसको काट लेंगे, 100 और 110 को जब काटेंगे तो इसका 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 100 और 90 को जब काटेंगे दोस्तों तो इसका 0 0 इसका भी कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ कटने नहीं वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे आप गुना कर लीजिए, 10 को 10 से गुना कीजिएगा तो 100 और 11 को जब 99 से गुना कीजिएगा दोस्तों तो हो जाएगा 99 दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 100 से 99 में उसको बेचा जा रहा है। इसका मतलब दोस्तों कि वो 1% का हानि उस पर कर रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। तो यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चली होती तो वह कितने समय की बचत होती। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कह रहा है कि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर। तो दोस्तों यहाँ पे 7/11 चाल से चलकर अगर कह रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप 7/11 चाल से चल रहा है, सामान्य चाल से चल रहा है, सामान्य चाल की 7/11 से चल रहा है। तो सामान्य चाल यहाँ पे आपको हो जाएगा, अगर ये 11 सामान्य चाल है तो दोस्तों इसका वर्तमान चाल जो है वो 7 है। यहाँ पे इसको आप रेशियो में लिख लीजिए दोस्तों सबसे पहले। तो यहाँ पे आप वर्तमान चाल अगर आप लिख लेते हैं वर्तमान चाल, तो वर्तमान दोस्तों ये चल रहा है 7 से और सामान्य चाल जो है इसका सामान्य चाल आपको यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, कितना सामान्य चाल दिया हुआ है 11। ये हो गया आपको चाल का डाटा दिया हुआ है, ये चाल का डाटा दिया हुआ है। आपको यहाँ पे कह रहा है कि किसी स्थान पर वो 22 घंटे में पहुँच जाता है। अगर वो 11 से न चल करके 7 से अगर जाता है तो किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचता है। तो समय का यहाँ पे बात किया दोस्तों, तो समय का यहाँ पे आपको डाटा लिखना पड़ेगा। तो आपको पता है कि चाल का रेशियो अगर 7:11 है तो समय उसका रेसिप्रोकल होता है, तो समय का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 11:7।
यहाँ पे समय में कितना का अंतर है दोस्तों, यहाँ पे समय में अंतर है 4 का। 4 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 22 घंटे। 4 का वैल्यू दोस्तों दिया हुआ है 22 घंटे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 4 का अंतर का जो है 22 घंटे नहीं दिया है। यहाँ पे आपको दोस्तों क्वेश्चन का आपको सही से अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है किसी स्थान पर वो 22 घंटे में पहुँचता है, अगर सामान्य चाल से चलता है तो सामान्य चाल से अगर चलता है तो 22 घंटे में पहुँचता है। ठीक है, तो उसका वर्तमान चाल जो है वो 11 है, तो 11 का दोस्तों यहाँ वैल्यू दिया हुआ है 22 घंटा। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि समान चाल से अगर चली होती तो कितने समय की बचत होती। ठीक है, तो सामान्य चाल से आपको दोस्तों यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे देखिए आप इसका जो है 2 गुना है। ठीक है, तो मतलब कि इसका भी आपको 2 गुना करना पड़ेगा। 2 गुना आप जब इसका करेंगे तो यह आ जाएगा 14 घंटा। तो कितना समय का बचत हुआ, मतलब कि समान चाल से जब वो चलता तो 14 घंटा में चल जाता, और वर्तमान चाल से जब चल रहा है तो वो 22 घंटे उसको समय लग रहा है। तो समय का कितना दोस्तों बचत होता है यहाँ पे 14 और 8 22, तो 8 घंटे का उसका बचत होता। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 23 नंबर। क्वेश्चन में लिखा जा रहा है एक आयताकार क्षेत्र की परिमाप 160 मीटर है और उसकी 2 आसन भुजाओं का अंतर 48 मीटर है। उस वर्गाकार खेत की एक भुजा जिसका क्षेत्रफल इस आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर है होगी। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आयताकार क्षेत्र की परिमाप 160 मीटर है। आयत का परिमाप दोस्तों मैं बता दूं क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 160 आपको दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे जब इसको आप काटिएगा 2 से, अगर आप इसको 160 को काटिएगा तो 80 आ जाएगा। तो एल प्लस बी का मान आ गया दोस्तों 80 मीटर। उसकी 2 आसन भुजाओं का अंतर 48 मीटर दिया है दोस्तों। 2 आसन भुजा आयत का होता है लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई का दोस्तों अंतर दिए हुए यहाँ पे 48 मीटर 48 मीटर दिया हुआ है। जब इसको आप दोस्तों सॉल्व करेंगे तो दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि आप यहाँ पे ब्रेथ को अगर काटते हैं तो प्लस बी माइनस बी कट के हो जाएगा 2l, एल और एल जोड़ करके हो जाएगा 2l। इसको जो जोड़ते हैं तो 8 4 12 और 8 128 मीटर हो जाएगा। तो एल का वैल्यू कितना जाएगा दोस्तों, एल का वैल्यू आ जाएगा 64 मीटर। एल का वैल्यू जब 64 मीटर आ जाएगा दोस्तों तो ब्रेथ का वैल्यू कितना आ जाएगा, एल और बी जो है वो अगर 80 मीटर है, जिसमें से एल 64 मीटर हमें आया, तो बी जो है कितना आ जाएगा दोस्तों, तो बी आ जाएगा 16 मीटर। बी 16 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन में आगे दोस्तों कह रहा है कि उस वर्गाकार क्षेत्र की एक भुजा जिसका क्षेत्रफल इस आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर है होगी। तो आपको वर्ग का आपको भुजा बताना है, और वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के यहाँ पे दोस्तों बराबर करा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों होता है भुजा स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल दोस्तों होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ इसका लंबाई निकला हुआ है 64 और चौड़ाई यहाँ पे निकला हुआ है 16। दोस्तों जब आप इसका स्क्वायर इसका हटाते हैं तो उधर रूट जाता है, तो रूट में अगर कन्वर्ट अगर करते हैं इसको तो हो जाएगा 64 गुने 16, ये दोस्तों हो जाएगा रूट अंडर में। ठीक है, अब रूट अंडर में आप देख रहे हैं दोस्तों कि 64 8 का स्क्वायर होता है और 16 4 का स्क्वायर होता है, तो 8 चौका 32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों 24 नंबर। क्वेश्चन में लिख क्या रहा है दोस्तों कि यहाँ पे कह रहा है कि एक घनाभाकार पानी की टंकी में 216 लीटर पानी है, उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है, और उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर के 1/3 की 1/2 है। टंकी की लंबाई होगी। दोस्तों यहाँ पे लिख रहा है क्या कि एक घनाभाकार पानी की टंकी में 216 लीटर पानी है। 216 लीटर पानी आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि उसमें 216 लीटर पानी है। तो फिर कह रहा है उसमें गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है। तो दोस्तों देखिए गहराई जो है लंबाई का 1/3 दिया है। अगर मैं लंबाई को x मान लेता हूँ दोस्तों, तो गहराई जो है उसका 1/3 है। तो x का 1/3 जब मैं करूँगा तो ये हो जाएगा x/3। और चौड़ाई जो है करा दोस्तों कि चौड़ाई जो है
उसके लंबाई और गहराई के अंतर का 1/3 की 1/2 है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए चौड़ाई जो है लंबाई और गहराई के अंतर का, तो लंबाई x और गहराई कितना है x/3। इसके अंतर का तो मैंने अंतर कर दिया, इसका 1/3 का 1/2 है। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये जो है आ जाएगा x/9। तो दोस्तों आपको पता चल चुका है लंबाई x है, ऊंचाई या गहराई x/3 है और चौड़ाई x/9 है। अब क्वेश्चन में आगे करें क्या दोस्तों, पहले लाइन से आप देखेंगे अगर कि एक घनाकार पानी की टंकी में दोस्तों 16 लीटर पानी है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि 1 लीटर जो होता है, अब ऑप्शन में आपको दे रहा है डेसीमीटर में, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। ये आपको याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन में दोस्तों दे रहा है क्या कि टंकी की लंबाई बताना है। तो घनाभाकार टंकी के का जो आपको दिया हुआ है कि कितना लीटर उसमें पानी आता है। तो घन का आयतन होता है दोस्तों, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब का मतलब घनाभ का आयतन होता है, घनाभाकार पानी की टंकी है, इसका मतलब कि वो जो है घनाभ शेप का है। तो घनाभ का आयतन होता है दोस्तों लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई का वैल्यू दोस्तों आपको दिया हुआ है 216 लीटर। तो लीटर को अगर हम डेसीमीटर बदलना चाहते हैं तो 1 डेसीमीटर क्यूब से गुना कराना पड़ेगा। तो लंबाई दोस्तों यहाँ पे आपको दिया हुआ है x, चौड़ाई आपने निकाला दोस्तों x/9 और ऊंचाई दोस्तों आपको दिया हुआ है 1/3 इज इक्वल टू 216। दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जब इसको सॉल्व करते हैं तो x³ इज इक्वल टू हो जाएगा, x को जब आप तीन को x को आप जब गुना करते हैं तो x³ हो जाएगा। और जब इसको आप 9 को 3 से और फिर 216 से गुना करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे गुना करने के बाद आपको ये 5832 आ जाएगा जो 18 का क्यूब होता है। इसका मतलब दोस्तों ये 5832 जो आ जाएगा ये x का मान आ जाएगा। इसका मान जो है x³ का वैल्यू आ गया 5832 जो कि किसका क्यूब है दोस्तों 18 डेसीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 2। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो त्रिभुज का शीर्ष लंब होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में लिख रहा है 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे त्रिभुज बना दिया हूँ। इस त्रिभुज का आपको आधार जो है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है दोस्तों, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसका त्रिभुज का आधार। फिर आके क्वेश्चन में करा है आगे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आप दोस्तों इसका क्षेत्रफल जो है आपको वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर दिया हुआ है। इसमें वर्ग की भुजा दोस्तों आपको दिया हुआ है कितना, तो 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 गुने बेस इंटू हाइट, आधार गुने ऊंचाई। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग आपको दिया दोस्तों, तो वर्ग का क्षेत्रफल 12 गुने 12 मतलब कि 12 से 12 को गुना करके यहाँ पे लिख लीजिए आप इज इक्वल टू 1/2 गुने। अब त्रिभुज का आधार आपको क्वेश्चन में दोस्तों दिया हुआ 12 और इसका शीर्ष लंब मतलब कि इसका ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ से 12 और ये वाला 12 कट जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों कटने वाला वैल्यू नहीं बचा, इसलिए एच इज इक्वल टू 12 को जब 2 से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 24 सेंटीमीटर। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।